दो डिजायरेबल प्रॉपर्टीज थी ट्रांसमिशन लाइन की, क्या क्या थी, क्या क्या थे वो? बोलो। एफिशिएंसी, परसेंटेज एफिशिएंसी और वोल्टेज रेगुलेशन। ठीक है, तो परसेंटेज एफिशिएंसी होता क्या है? पावर एट रिसीविंग एंड, याद रखना एक्टिव पावर, पावर एट सेंडिंग एंड इंटू 100। ठीक है, या फिर इसको अपन और क्या लिख सकते हैं कि पावर एट सेंडिंग एंड माइनस लॉसेज, पावर ऑफ लॉसेज डिवाइड बाई सेंडिंग इन पावर इंटू 100। या फिर और क्या लिख सकते हैं? रिसीविंग इन पावर, और क्या लिख सकते हैं? रिसीविंग इन पावर डिवाइड बाई, क्या हो जाएगा आपका? सेंडिंग इन पावर माइनस माइनस लाइक आपका क्या हो जाएगा? लॉस, सॉरी प्लस, मतलब रिसीविंग इन पावर की बात करें लाइक पी आर प्लस लॉसेज इंटू 100। ठीक है, परसेंटेज एफिशिएंसी। डन। तो ये आपका ठीक है। अब यहाँ पे सेंडिंग इन माइनस ये परसेंटेज, तो आइडियल ट्रांसमिशन लाइन, आइडियल ट्रांसमिशन लाइन क्या होता है? लॉसेज क्या होना चाहिए? जीरो। और एफिशिएंसी क्या होना चाहिए? 100। ठीक है, जो दूसरी डिजायरेबल प्रॉपर्टीज थी वो क्या थी बेसिकली? वोल्टेज रेगुलेशन, वोल्टेज रेगुलेशन। वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है? परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन क्या हो जाएगा? दैट इज सेंडिंग इन वोल्टेज माइनस रिसीविंग इन वोल्टेज डिवाइड बाई सेंडिंग इन या रिसीविंग इन, बोलो जरा। डिवाइड बाई सेंडिंग या रिसीविंग? डिवाइड बाई सेंडिंग या रिसीविंग? वेरी गुड, रिसीविंग है। ठीक है, रिसीविंग इन इंटू 100 इंटू 100। ठीक है, सेंडिंग माइनस रिसीविंग, ये आपका क्या हो गया? परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ ट्रांसमिशन लाइन। लाइक सेंडिंग एंड पे 100 दे रहे हो, रिसीविंग एंड पे 90 पहुंच रहा है, तो लाइक 100 माइनस 90/90, लाइक दैट इज परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन। तो आप ऐसे सिंपल समझो, परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन का मतलब क्या है? लाइक कि हमेशा, अब कैसे याद रहेगा, कैसे याद रहेगा कि सर हमें, मतलब बी एस माइनस वी आर तो चलो ठीक है, वी आर कैसे याद रहेगा? तो देखो यार, जैसे अगर ये मान लो वी एस है, ये वी आर है, अगर मैं यहाँ पे परसेंटेज की बात करूँगा तो यहाँ से मेरा मेरा रेफरेंस पॉइंट है सेंडिंग एंड, तो क्या होगा? वी एस माइनस वी आर डिवाइड बाई वी एस। और मेरा रेफरेंस अगर है रिसीविंग एंड, तो क्या होगा? वी एस माइनस वी आर डिवाइड बाई वी आर। तो आप कैसे याद रखोगे कि जो परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन है, हमेशा अपन कहाँ पे खड़े होकर कैलकुलेट करने वाले हैं? सेंडिंग एंड पे या रिसीविंग एंड पे? जल्दी बोलो, कहाँ पे अपन खड़े होके करने वाले हैं? बेसिकली यहाँ पे वोल्टेज रेगुलेशन फाइंड आउट कहाँ पे करेंगे? रिसीविंग एंड पे। तो क्या हमें याद रहेगा ये बात? बोलो यार, क्या हमें वी एस माइनस वी आर अपॉन वी आर याद रहेगा? लेकिन हम एनालिसिस कहाँ से करेंगे? रिसीविंग एंड से, सेंडिंग एंड से नहीं करेंगे। डन। इस तरीके से आप चीज़ को रिलेट कर सकते हो। रेफरेंस पॉइंट इज रिसीविंग एंड। अगला दिमाग में क्वेश्चन आता है क्या कि, तो वोल्टेज रेगुलेशन क्या होना चाहिए? लोअर, ठीक है, या फिर लो वोल्टेज रेगुलेशन, मतलब लो वोल्टेज
रेगुलेशन होना चाहिए, ठीक है, वोल्टेज रेगुलेशन लो होना चाहिए। अब यहाँ पे एक बात समझो, अ, वैसे अगर कोई बोले, अगर आपसे कोई जैसे कि बात करें कि परसेंटेज रेगुलेशन होता कितना है, लाइक वेरिएशन इन वोल्टेज, तो प्लस माइनस 6%, ठीक है। अब लेकिन याद रखना, ये जो वोल्टेज रेगुलेशन है ना प्लस माइनस 6%, दैट इज अप टू 650 वोल्ट, ठीक है। मतलब अगर आप पूछा जाए कि घरों में जो अपन सप्लाई आ रही होती है उसमें वोल्टेज रेगुलेशन कितना होना चाहिए, दैट इज प्लस माइनस 6%। बट अगर हाई वोल्टेज की बात करें, लाइक कि 650 से लेकर के 33 केबी तक, तो उस केस में जो परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन होगा दैट इज अप्रॉक्सीमेटली कितना, +6% से लेकर के -9%। आप ऐसे समझो, +6% से लेकर के -9%। क्या मतलब है इसका, इसका क्या मतलब है, +6% से लेकर के कहाँ तक, -6% तक। कुछ बात समझ पा रहे हो कि नहीं, बोला, +6% से लेकर के कहाँ तक, -6%। क्या मतलब है इसका, लाइक अगर मान लो 100 है और 100 के लिए परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन है 6%, लाइक +6 मतलब लाइक कि या तो 94 से लेकर के कहाँ तक होने वाला है, 106 तक। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है, जल्दी बोलो यार। 100 है तो प्लस माइनस 6 मतलब क्या हुआ, 94 से लेकर के 106 तक। तो इसका मतलब 650 है, लाइक कि +6 से -6% तक। बट अब देखो होता क्या है, अब जब आप मीडियम वोल्टेज पे जाते हो ना, मतलब हाई वोल्टेज पे, तो उस समय क्या होता है, कैपेसिटेंस इफेक्ट आने लगता है। तो कैपेसिटेंस इफेक्ट की वजह से जो वोल्टेज है ना, रिसीविंग इन वोल्टेज बेसिकली क्या होने लगता है, ज़्यादा होने लगता है, जस्ट बिकॉज ऑफ कैपेसिटर। जब रिसीविंग इन वोल्टेज इज ग्रेटर देन, मतलब एक एक लाइट लोड पे बात चल रही है, रिसीविंग इन वोल्टेज इज ग्रेटर देन सेंडिंग इन, दैट इफेक्ट वाज व्हाट, दैट इफेक्ट वाज व्हाट, पेरेंटी इफेक्ट, दैट इफेक्ट वाज पेरेंटी इफेक्ट। तो उस केस में जो रेगुलेशन होता है कभी कभी लाइक कि कहाँ तक पहुंच जाता है, उस केस में -9% तक। क्या ये बात हमें क्लियर है, जल्दी बोलो, क्या ये बात हमें क्लियर है, ठीक है। और अगर हम उसके अलावा बात करें तो +- 12.5%, ये कब तक है, लाइक कि इन केस ऑफ ग्रेटर देन 33 केबी, ग्रेटर देन 33 केबी, ठीक है। ये तो लाइक कि नॉर्मल। अब एक क्वेश्चन आता है कि सर इतने ढेर सारे हैं तो हम कौन सा याद रखेंगे। तो देखो, जब भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है हमेशा क्या पूछता है, हमेशा सिर्फ ये पूछता है कि व्हाट शुड बी द परमिसिबल वैल्यू ऑफ वोल्टेज। तो आंसर इज ऑलवेज +- 6%। दिस इज फॉर इंडिया। और अगर अदर कंट्रीज में जाएं, एक्चुअली यही वैल्यू पता है कितनी है, +- 5%, ठीक है। अदर कंट्रीज में जाएं तो +- 5%। तो आपको ऑप्शन में क्या ढूंढना है, आपको ऑप्शन में ढूंढना है या तो +- 6 या तो +- 5। दैट्स इट, जब तक कि स्पेशली मेंशन ना कर दे कि वोल्टेज इज ग्रेटर देन 33 केबी। समझ में आया, ठीक है। तो अपन जब भी क्वेश्चन आएगा तो ऑप्शन में क्या खोजेंगे, या तो +- 6। वैसे +- 6 कहाँ के लिए है, इंडिया के लिए। अच्छा एक बात और, जैसे कई बार ऐसा होगा कि मान लो 5% भी दिया हुआ है, 6% भी दिया हुआ है। अब वो बोलेगा कि अकॉर्डिंग टू इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल्स what should be the permissible value of voltage fluctuation, what is the answer, +- 6%। क्यों, क्योंकि इंडिया के लिए कितना होता है, 6 होता है। अब अब वो अकॉर्डिंग टू इंडियन रूल नहीं बोला है, सिंपली बोल दिया कि व्हाट इज परमिसिबल वैल्यू ऑफ वोल्टेज, देन ऑप्शन में दोनों एक साथ नहीं देगा, या तो +- 6 देगा या तो +- 5 देगा। जब उसने इंडिया का पूछना होगा ना तभी क्वेश्चन में क्या दे सकता है, 5 और 6 दोनों दे सकता है। क्या हमें सारी बात क्लियर है, इससे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं।
ठीक है। चलिए, तो ये आपका वोल्टेज रेगुलेशन के बारे में थोड़ी सी बातचीत हमारी चल रही थी। खैर, इसके आगे अगर अपन बात करें तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया, अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया बताएंगे एक बार। हमने स्टार्ट किया था ट्रांसमिशन लाइन के बारे में, और ट्रांसमिशन लाइन किससे बनेगा, मटेरियल के बारे में बात करी थी। कंडक्टर के बारे में इंडिविजुअली बात नहीं करी, बस वो कंडक्टर बन मटेरियल क्या क्या हो सकते हैं उसके बारे में बात करी थी। तो जब हमने उसके बारे में बात करी थी तो हमने 4 मटेरियल ऑप्शन में लिए थे। जो टॉप 4 क्या थे, बेस्ट कंडक्टिंग मटेरियल, यस या नो। जो टॉप 4 क्या थे, बेस्ट कंडक्टिंग मटेरियल, कौन कौन, सिल्वर, गोल्ड, कॉपर एंड एल्यूमिनियम। बट इन चारों में से जो सबसे लो कॉस्ट थी वो किसकी थी, एल्यूमिनियम की। और इसके अलावा व्हाट वाज द सेकंड एडवांटेज ऑफ एल्यूमिनियम, सेकंड एडवांटेज क्या था, वेट कम होता था, लाइट में, वेट में लाइट होता था। एंड द थर्ड एडवांटेज इज कि फॉर द सेम रेजिस्टेंस एंड सेम लेंथ, फॉर द सेम रेजिस्टेंस एंड सेम लेंथ, जो उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया होता था वो क्या होता था, ज़्यादा होता था। और जस्ट बिकॉज कि क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा है, इसकी वजह से हमें एक डिसएडवांटेज होता था कि मटेरियल ज़्यादा लगता था। और दूसरा एडवांटेज क्या होता था, एडवांटेज ये होता था कि लाइक कि करंट डेंसिटी की वैल्यू कम होती थी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम होता था, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम होता था, तो उसके ऊपर जो आसपास का कोरोना लॉस है वो क्या हो जाता था, कम हो जाता था। यस या नो। ठीक है। तो लाइक ये सारी चीज़ें थी। आई होप कि मतलब ऐसे ही एज़ ए स्टोरी ही आपको याद हो चुकी होंगी, जितने डिस्कशन हमने किया था। ठीक है ना? आगे बढ़ें? मैंने पहले भी बोला है कि क्लासेज़ मिस मत करो, सिर्फ़ ध्यान से सुनो। ये चैप्टर खत्म होते-होते लाइक ये बहुत एक अच्छा-सा इमेज बन के आएगा आपके माइंड में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का ना, ठीक है? ख़ैर, दूसरा, और कई बार मैं देखता हूँ ना बीच-बीच में लोग लाइक कि निकल जाते हैं। अब देखो हर चीज़ को ना प्रायोरिटी देनी होती है। अभी जैसे कि स्ट्रिक्टली जैसे आप मान लो घर में हो, तो स्ट्रिक्टली बोल दो घरवालों को 2 घंटे हमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए। ठीक है ना? इस तरीके से अगर आप सच में पढ़ना चाहते हो, ये नहीं कि छोटा-सा फिर आप आधे लोगों के लिए फॉर्मेलिटी के लिए पढ़ रहे हैं, छोटा-सा काम आया बस निकल लिए। नहीं, ये मत करो, फिर तो नहीं समझ में आएगा। स्ट्रिक्टली मतलब 2 मतलब जो भी डेढ़ 2 घंटे पढ़ाया जा रहा है, ढंग से पूरा फ़ोकस होके पढ़ना है। ठीक है ना? सुनना है, फॉर्मेलिटी नहीं करनी है। फॉर्मेलिटी करनी है तो रहने दो यार, आराम से देख लेना रिकॉर्डेड बाद में, क्या दिक्कत? रेटिंग्स ऑफ ट्रांसमिशन लाइन्स, रेटिंग्स ऑफ ट्रांसमिशन लाइन। अब ऑब्वियस सी बात है अपन बात करेंगे 3 फेज की। रेटिंग ऑफ ट्रांसमिशन लाइन में ऑब्वियस सी बात है अपन, अब देखो ट्रांसमिशन लाइन में किसकी अपन बात करते हैं। सबसे पहले सबसे पहले अपन बात करते हैं वोल्टेज रेटिंग, वोल्टेज रेटिंग। ठीक है। अब ये जो वोल्टेज रेटिंग होता है, जैसे मान लो बोला कि 11 केवी है, 33 केवी है, या फिर ऐसे कि 220 केवी है। तो ये जो वोल्टेज रेटिंग जो भी है, जो भी है, आप मुझे सिंपली ये बताओ कि ये वोल्टेज रेटिंग होता क्या है? लाइन टू लाइन या लाइन टू फेज? पहला पॉइंट बोलो। लाइन टू लाइन या लाइन टू फेज? ये क्या होता है? जो वोल्टेज रेटिंग दिया होता है, ट्रांसमिशन लाइन का जो वोल्टेज रेटिंग दिया होता है, दैट इज़ व्हाट? लाइन टू लाइन। ठीक है। दूसरा पॉइंट दूसरा पॉइंट दूसरा पॉइंट क्या है, जो वोल्टेज रेटिंग हमें दे रखा है, दैट वोल्टेज इज आरएमएस वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू।
जैसे 11 केबी है, दिस इज आरएमएस और मैक्सिमम, दिस इज आरएमएस। डन। वोल्टेज रेटिंग बेसिकली क्या होता है मैक्सिमम केसेस में, वीएल। समझ में आया? क्या वोल्टेज रेटिंग की बात क्लियर है? क्योंकि न्यूमेरिकल में अगर आपको यही नहीं पता चलेगा, लाइन टू लाइन है, फेज टू है, तो लेके आप कैसे चीज़ों को सॉल्व करोगे? दूसरा दूसरा क्या है? एमवीए रेटिंग। क्या है आपका? एमवीए रेटिंग। अब एमवीए रेटिंग है क्या? देखो, अभी थ्री फेज पावर के बारे में सबको आइडिया है? जल्दी बोलो। थ्री फेज पावर के बारे में सबको आइडिया है? बोलो यार। यस इक्वल टू क्या होता है? √3 VL IL, या फिर यस इक्वल टू 3 V फेज I फेज। एक पहला फॉर्मूला होता है, 4-5 बार पूछा एग्जाम में, नेटवर्क के पॉइंट ऑफ व्यू से। पावर का √3 VL IL cos फाई, एंड पावर का फेज के टर्म्स में 3 इंटू V फेज I फेज इंटू cos फाई। ये लिख लेना ना, स्पेशली जो लोग पहली बार मतलब चीज़ों को देख रहे हैं। क्यू √3 VL IL sin फाई, एंड Q इज इक्वल टू रूट सॉरी 3 इंटू V फेज I फेज cos ऑफ फाई। ठीक है, 3 इंटू V फेज I फेज इंटू cos ऑफ फाई। कहाँ पे है आपका? 3 V फेज इंटू I फेज इंटू साइन ऑफ फाई। तो ए पावर के बेसिक फॉर्मूले आपको बेसिकली होने चाहिए आपके नॉलेज में। अब मतलब पावर, कितने पावर के फॉर्मूले यहाँ पे? तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है क्वेश्चन ये है कि जो एमबीए रेटिंग होती है, एमबीए रेटिंग एमबीए रेटिंग ट्रांसमिशन लाइन की कौन सी होती है? बोलो। फर्स्ट, सेकेंड या थर्ड? दैट इज फर्स्ट ओनली। ठीक है, क्योंकि उसमें एक्टिव रिएक्टिव दोनों होता है। तो एमबीए रेटिंग क्या होता है? यस इक्वल टू 3 इंटू वी फेज आई फेज, यस इक्वल टू √3 VL IL। ठीक है। अच्छा, एक बात और कि ये जो लड़की, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है? और ये जो दोनों बीए रेटिंग भी, बीए रेटिंग अलग से क्यों? मतलब बीए एमबीए एक ही बात तो है। हम्म, बस वो पावर, हाई पावर की बात करें इसलिए मेगा में बात करेंगे। अब बीए तो मतलब लाइक बहुत लो रेटिंग की बात हो जाएगी ना। एम क्यों लगाया? 10 की पावर 6 के लिए ना, लाइक वोल्टेज किलो एम्पियर में हो, किलो वोल्ट में हो, और करंट भी किलो एम्पियर में हो। ठीक है, सिंपल। खैर, तो क्या है? These rating are used only for balanced three-phase system. Used only for balanced three-phase system. सर बैलेंस अनबैलेंस के लिए क्या होगा? तो फिर वो इंडिविजुअल बात करेंगे। V फेज 1 I फेज 1 प्लस V फेज 2 I फेज 2 प्लस V फेज 3 I फेज 3। ठीक है, इंडिविजुअल बात करेंगे। तो उसके लिए तो लाइक कि कोई बात नहीं करते फिलहाल। ये क्या क्या हो गया? एमबीए मतलब पावर रेटिंग ना, वोल्टेज रेटिंग, एमबीए रेटिंग, और तीसरी जो रेटिंग होती है दैट इज करंट रेटिंग, दैट इज करंट रेटिंग। ठीक है, अब करंट रेटिंग की बात करते हैं। करंट रेटिंग अगर आपको निकालनी हो तो क्या करते हैं?
आई एल इजक्वल टू यस अपॉन √3 VL, ठीक है। दिस इज करंट रेटिंग। और अगर आपको याद हो तो यही तरीका निकालने का होता है क्या, बेस करंट। यस या नो, याद है, बोलो। ऐसे ही निकालते थे अपन। क्या हमें ये ट्रांसमिशन लाइन का वोल्टेज रेटिंग, पावर रेटिंग, करंट रेटिंग के बारे में आइडिया हो गया? आगे बढ़ें, आगे बढ़ें, ठीक है। तीसरा, अभी अपन पढ़ क्या रहे हैं, हमारा चैप्टर क्या है, ट्रांसमिशन लाइन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो उसी में अभी हम ट्रांसमिशन लाइन के बारे में ही पढ़ रहे हैं बेसिकली। उसके बाद अब अगला ये होता है, लाइक चलो ठीक है, ट्रांसमिशन लाइन में जो एरिया है या फिर जो इंसुलेशन है, वो सारी चीज़ें अपन कैसे डिजाइन करेंगे। तो अगला टॉपिक क्या है, इलेक्ट्रिकल डिजाइन ऑफ ट्रांसमिशन लाइन, ठीक है। इलेक्ट्रिकल डिजाइन ऑफ ट्रांसमिशन लाइन। सबसे पहले क्या, कि अब एक पतले एक लाइक कि मैं बोला हूँ कि मेरे पास दो वायर है, फर्स्ट वायर एंड सेकेंड वायर, और मान लो आपका ये थर्ड वायर। तो मैं बोला हूँ कि इन तीनों में से कौन सा वायर यूज करेंगे, फर्स्ट, सेकेंड या थर्ड, ट्रांसमिशन लाइन के लिए, बोलो। कि कौन डिसाइड करेगा, एक कौन डिसाइड करेगा कि कौन सा वायर यूज करना है, कौन कौन डिसाइड करेगा, करंट, ठीक है। जितना ज़्यादा करंट ले जाना है, उतना ज़्यादा क्रॉस सेक्शनल एरिया हम यूज करने वाले हैं। क्या ये बात सबको क्लियर है? क्योंकि आप ऐसे समझो ना, J इक्वल टू क्या होता है, I अपॉन A। तो करंट डेंसिटी क्या होनी चाहिए, लाइक इट शुड बी हाई या लो, करंट डेंसिटी क्या होनी चाहिए, लो। क्यों? क्योंकि अगर हाई होगा तो आसपास के पार्टिकल्स का आयोनाइजेशन होगा, और आयोनाइजेशन होगा तो कोरोना लॉस होगा। यस या नो, ये सारी बातें कल हमने डिस्कस करी थी। तो अब अगर मान लीजिए, अगर ए वैल्यू मतलब चलो लो का मतलब एटलीस्ट लो नहीं, अगर मान लीजिए घटा नहीं सकते तो एटलीस्ट क्या करोगे आप, कांस्टेंट तो करोगे ना। यस या नो, मतलब कि कांस्टेंट तो करोगे। कांस्टेंट करने का मतलब क्या है, कि जैसे मान लो पहले 10 एम्पीयर करंट फ्लो हो रहा था, पहले 10 एम्पीयर करंट फ्लो हो रहा था, उस समय जो क्रॉस सेक्शनल एरिया था दैट इज सपोज 2, तो करंट डेंसिटी कितना आ गया था, 5। अब मैं बोला हूँ कि 20 एम्पीयर मुझे फ्लो कराना है, 20 एम्पीयर फ्लो कराना है, बट मुझे करंट डेंसिटी मैक्सिमम कितना रख सकता हूँ मैं, 5 रख सकता हूँ। तो बताओ क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना रखना पड़ेगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना रखना पड़ेगा, बोलिए। 4, कितना रखना पड़ेगा, 4। तो मतलब समझ में आया क्या हमें, मतलब क्या समझ में आया, कि अगर करंट बढ़ रहा है तो करंट डेंसिटी को कांस्टेंट रखने के लिए हमें क्या करना पड़ रहा है, क्रॉस सेक्शनल एरिया इंक्रीज करना पड़ रहा है। तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, बोलो हाँ या ना। ठीक है, चलिए तो बेसिकली क्या लिखेंगे अपन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और साइज ऑफ कंडक्टर is directly proportional to current rating, ठीक है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट रेटिंग। मतलब एक सिंपल वर्ड में, क्रॉस सेक्शनल एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लाइन करंट। ये डन। तो
करंट डिसाइड करेगा क्या? क्रॉस सेक्शनल एरिया। ओके, अब यहाँ पे इलेक्ट्रिकल डिजाइन की बात कर रहे हैं। दूसरा, नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है कि अगर अभी अपन ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन की बात करें, अगर अपन ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन की बात करें तो क्या होता है, जैसे ऐसे समझो, मान लो कि एक ऐसे टावर है, मान लो ऐसे ही सिंपल कि यहाँ पे एक वायर जा चुका है। अब इस वायर को मुझे देना था सपोर्ट, बड़े ध्यान से समझना, इस वायर को मुझे देना था सपोर्ट। तो अब इस वायर को डायरेक्टली मैं इसके साथ, टावर के साथ कनेक्ट कर सकता हूँ क्या? लाइव कंडक्टर है ये, दिस इज लाइव वायर। नहीं कर सकता, ठीक है। ओके, चलो नहीं करता, मान लो इसमें नहीं कर रहा, बट मैं बोल रहा हूँ कि मैं बीच में इंसुलेटर लगाऊं। चलो मैंने इंसुलेटर लगा दिया। अब क्या इंसुलेटर वोल्टेज कितना भी हो, रेटिंग कितनी भी हो, इंसुलेटर का नंबर क्या सेम होने वाला है क्या? नहीं, नहीं। तो अब अगर ये सेम नहीं होगा तो अब वही चीज़ समझने की कोशिश करो ज़रा। मैं बोल रहा हूँ कि मान लो कुछ इस तरीके से चीज़ें आई, ऐसे-ऐसे करके, मान लो 3 आया। अब 3 एक क्या है बेसिकली, ये इंसुलेटर है, डिस्क है। आप ऐसे समझो कि ये क्या है, डिस्क है, ठीक है? इस तरीके से क्या है ये, डिस्क है। मान लो इस तरीके से। अब पहला क्वेश्चन तो ये है कि हम डिस्क यूज़ क्यों कर रहे हैं? पहले तो यही बताओ। इंसुलेशन के लिए, किसको किससे? मतलब लाइव वायर को टावर से, लाइव वायर को टावर से, चलिए ठीक है। दूसरा, अब इंसुलेशन अगर मैं नंबर ऑफ डिस्क बेसिकली कम रखूंगा तो प्रॉब्लम क्या है, ये बता दो। वेरी गुड। देखो, प्रॉब्लम क्या है कि ये वायर है, ये वायर है, तो अभी होगा क्या कि जैसे ही आपने यहाँ पे लाइव वायर किया, अब इस ये हाई वोल्टेज है और यहाँ का पोटेंशियल कितना है, जीरो। ये हाई वोल्टेज और यहाँ का पोटेंशियल कितना है, जीरो। अब यहाँ से क्या होगा, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल एक करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा, एंड दैट करंट इज कंसीडर्ड एज लीकेज करंट। आई बात समझ में? दैट करंट इज कंसीडर्ड एज लीकेज करंट। अब नेक्स्ट की लाइक सर हमें लीकेज करंट से प्रॉब्लम क्या है, हमें लीकेज करंट से प्रॉब्लम क्या है? तो देखो यार, अब कोई भी मटेरियल हो, अगर उसमें करंट फ्लो हो रहा है तो कहीं ना कहीं उस मटेरियल का, उस मटेरियल में वो हीट क्रिएट करेगा। बोलो हाँ या ना। तो चाहे इंसुलेटर हो चाहे कुछ भी हो, अगर हीट क्रिएट करेगा तो कहीं ना कहीं
उसके इंसुलेशन, वो जो इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी है उसकी डैमेज हो सकती है ना, समझ रहे हो? तो इसलिए मतलब हमें इस अगर हम चाहते हैं, इसको सेफ रखना चाहते हैं इंसुलेटर को, तो कहीं न कहीं हमें क्या करना पड़ेगा? लीकेज करंट को अवॉइड करना पड़ेगा। बोलो हाँ या ना? ठीक है? लीकेज करंट को अवॉइड करना पड़ेगा। तो अगर कोई पूछे कि व्हाट इज़ लीकेज करंट? व्हाट इज़ लीकेज करंट? व्हाट इज़ आई लीकेज? तो आई लीकेज किस पे डिपेंड करेगा? वी फेज डिवाइड बाई क्या? आर इंसुलेटर। समझ में आ रहा है क्या? आर इंसुलेटर मतलब अब देखो ना यार, ये भी फेज हो गया और ये रेजिस्टेंस ऑफ इंसुलेशन। तो अगर आप लीकेज करंट को कम करना चाहते हो, अब फेज वोल्टेज जो है सो है, तो कहीं ना कहीं आर इंसुलेशन रेजिस्टेंस क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा। और इंसुलेशन रेजिस्टेंस बढ़ेगा कैसे? नंबर ऑफ डिस्क इंक्रीज करके। क्लियर हुआ? डन। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ कि आई लीकेज इक्वल टू वी फेज अपॉन, तो अब इसका मतलब, अब इंसुलेशन, अब जैसे आप समझो, अब लीकेज करंट आप वैल्यू क्या रखना चाहोगे? हाई या लो? लीकेज करंट की वैल्यू भी क्या रखना चाहोगे? लो। अब लो नहीं है तो एटलीस्ट क्या रखना चाहोगे? कांस्टेंट। बोलो हाँ या ना? अगर लो नहीं हो पा रहा है, कम नहीं कर पा रहे हो, तो एटलीस्ट क्या रखना चाहोगे? कांस्टेंट। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ कि अगर देखो आप ये बात दिमाग में रखो कि इंसुलेशन रेजिस्टेंस कैसे बढ़ाएँगे? लाइक कि इंसुलेशन की लेयर बढ़ा करके। तो मतलब मैं ऐसे सिंपल समझो कि वी फेज डिवाइड बाई इंसुलेशन, वी फेज डिवाइड बाई इंसुलेशन, जितना ज़्यादा इंसुलेशन उतना ज़्यादा इंसुलेशन रेजिस्टेंस। तो आप बताओ कि अगर आप वोल्टेज बढ़ाओगे और उस सिचुएशन में लीकेज करंट आप वैल्यू ज़्यादा नहीं बढ़ होने देना चाहते, तो आपको इंसुलेशन की वैल्यू क्या करनी पड़ेगी? जल्दी बोलो। अगर आप वोल्टेज बढ़ाओगे और लीकेज करंट आपको ज़्यादा नहीं चाहिए, तो उस केस में आपको इंसुलेशन की वैल्यू क्या करनी पड़ेगी? इंक्रीज। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? लाइक कि जो इंसुलेशन है या फिर जो वोल्टेज रेटिंग अगर आप बढ़ाना चाहते हो, तो इसका मतलब ऑब्वियस सी बात है आपको क्या बढ़ाना पड़ेगा? दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंसुलेशन लेवल। समझ में आया? बोलो हाँ या ना? मतलब जितना इंसुलेशन लेवल दिया हुआ है, उतना ही उसके हिसाब से ही वोल्टेज रेटिंग आप कर सकते हो। देखो ये सारी बातें आपने पहले भी स्टेटमेंट देखे होंगे, बट मैं कोशिश कर रहा हूँ कि लाइक कि आपको समझाऊँ कहाँ से आ रहा है। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ रहा होगा। करंट का भी समझ में आया होगा और ये वोल्टेज का भी समझ में आया होगा। यस या नो? मुझे भी पता है कि लाइक ये आपको पहले से आता है कि वोल्टेज रेटिंग इंसुलेशन लेवल डिसाइड करता है और करंट रेटिंग मतलब क्रॉस सेक्शनल एरिया करंट रेटिंग। बट मेरा कंसर्न वो नहीं है कि सिर्फ़ वो लाइन वाली ये बात ना, ठीक है? वोल्टेज रेटिंग ऑफ द लाइन डिसाइड बाय द इंसुलेशन लेवल। क्योंकि अगर वोल्टेज ज़्यादा हो गया, तो उस केस में क्या होगा? मान लो इंसुलेशन नहीं बढ़ाया, वोल्टेज ज़्यादा हो गया, तो उस केस में लीकेज करंट क्या होगा? ज़्यादा हो जाएगा और आपका जो इंसुलेटर है दैट विल डैमेज। और अगर वो डैमेज हो गया, तो प्रॉपर सर्वाइव नहीं कर पाएगा। इसका मतलब सर्वाइव नहीं कर पाया, इसका मतलब रेटिंग से एक्स्ट्रा पे चला रहे थे ना। अब यहाँ पे ये हो गया यार। तो ओवरहेड लाइन इंसुलेशन लेवल या फिर उल्टा भी लिख सकते हो आप। क्या?
कि ओवरहेड लाइन इंसुलेशन लेवल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज रेटिंग। जैसे इंसुलेशन लेवल डिसाइड किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ वोल्टेज। अब यहां पे एक टर्म आता है ओवर वोल्टेज, एक टर्म आता है ओवर वोल्टेज। हाँ, अब या फिर ऐसे समझो आप कि अगर आपने एग्जैक्टली वोल्टेज को, मेरी बात ध्यान से सुनना, थोड़ा सा रिलेट करने की कोशिश करना। मैंने क्या बोला कि इंसुलेशन लेवल किस कौन डिसाइड करता है? वोल्टेज रेटिंग। वोल्टेज रेटिंग ज़्यादा तो इंसुलेशन लेवल ज़्यादा। अब अगर आपके दिमाग में ये है कि सपोज इंसुलेशन लेवल जस्ट उतना ही दिया जितना वोल्टेज रेटिंग है, तो इन केस ट्रांसमिशन लाइन का जो वोल्टेज है वो रेटेड से ज़्यादा हो गया, तो उस केस में आपका जो इंसुलेशन लेवल है फेल नहीं हो जाएगा। समझ में आ रहा है? मैं बोल रहा हूँ कि आपने बोला कि वोल्टेज रेटिंग के बिहाफ पे अपन इंसुलेशन लेवल डिसाइड कर देंगे कि जितना वोल्टेज रेटिंग है उसके हिसाब से इंसुलेशन लेवल बना दिया, लेकिन जब तक सही सलामत है तब तक तो सेफ रहेगा। बट जैसे ही वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन की रेटेड से ज़्यादा हुई, वैसे ही इंसुलेशन क्या हो जाएगा? डैमेज हो जाएगा। ठीक है? अब इसका मतलब हमें हमें जो वोल्टेज जो हमें इंसुलेशन देना है, जो हमें इंसुलेशन देना है, वो सिर्फ हम वोल्टेज रेटिंग के बेस पे नहीं डिसाइड करने वाले। नहीं समझ में आया? मैं बोल रहा हूँ कि अब जैसे अगर दिमाग में ये है कि सर वोल्टेज रेटिंग मतलब मैटर ही नहीं करेगा, नहीं, मैं बोल रहा हूँ मैटर करेगा। मैं बोल रहा हूँ कि मैटर करेगा। बट ये मैं बोल रहा हूँ कि मान लो चलो आपने ऐसे समझो, मान लो एक 132 केवी वोल्टेज आ गया, ठीक है? 132 केवी वोल्टेज है। अ, तो अब क्या आप इंसुलेशन ऐसा बनाओगे कि 132 केवी तक ही सर्वाइव करे? नहीं ना, लाइक 132 से ज़्यादा गया तो फिर डैमेज हो जाएगा। अब क्वेश्चन है कि सर 132 क्यों करना? 135 कर लीजिए। आपके दिमाग में आ सकता है कि सर 135 कर लीजिए ना, इतना क्या दिक्कत है? तो मैं बोलूँ क्या 135 नहीं जा सकता है क्या? 135 से ज़्यादा नहीं जा सकता क्या? तो फिर सर 150 150 केवी कर लो। इतना ही चाहते हो तो 150 केवी कर लो। तो फिर से क्वेश्चन कि लाइक कि क्या 150 केवी से ज़्यादा वोल्टेज नहीं जा सकता क्या? तो अब आपके दिमाग में आएगा कि पहले ये बताओ कि लाइक जा कितना सकता है? येस या नो? आप जो बोल रहे हो मैं बोल रहा हूँ कि लाइक कि इससे ज़्यादा नहीं जा सकता क्या? इससे ज़्यादा नहीं जा सकता क्या? तो आप ऑब्वियस सी बात बोलोगे, पहले यही डिसाइड कर लो कि जा कितना सकता है। अब ये डिसाइड करने के लिए हमें इस पे जाना पड़ेगा कि एक्चुअली ओवर वोल्टेज के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? बोलो हाँ या ना? एक्चुअली ओवर वोल्टेज के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? ओवर वोल्टेज मतलब ज़रूरत से ज़्यादा वोल्टेज। अब ओवर वोल्टेज के 2 टाइप होते हैं। एक होता है लाइटनिंग। ड्यू टू लाइटनिंग वोल्टेज कितना ज़्यादा होगा मुझे कोई आइडिया नहीं है। क्या मैं उसको बता सकता हूँ क्या 150 आएगा, 250 आएगा, 1000 केवी आ जाएगा? क्या मैं बता सकता हूँ? नहीं। तो सर 1000 केवी आएगा तो क्या हम 1000 केवी के लिए डिज़ाइन करेंगे? नहीं, उतने पैसे नहीं है हमारे पास। समझ में आ रही बात? उतने पैसे भी नहीं है हमारे पास कि हम 1000 केवी का डिज़ाइन करके रखें। ठीक है? तो अब
दूसरा कोई और है, मतलब कोई और ओवर वोल्टेज की वजह है, चलो एक तो लाइटनिंग हो गया, दूसरा क्या है? दूसरा है स्विचिंग ओवर वोल्टेज, दूसरा क्या है? स्विचिंग ओवर वोल्टेज। तो एक्चुअल में जो इंसुलेशन लेवल डिसाइड होता है, वो वोल्टेज पे तो डिपेंड करता है, बट वो वोल्टेज रेटिंग पे नहीं डिपेंड करता, वो डिपेंड करता है ओवर वोल्टेज पे। समझ में आ रहा है? वोल्टेज रेटिंग पे नहीं डिपेंड करता, किस पे डिपेंड करता है? ओवर वोल्टेज पे। तो सर हमने तो वोल्टेज पढ़ा, तो मैं वोल्टेज के अलावा कुछ और बोल रहा हूँ क्या? मैं इंसुलेशन के लिए वोल्टेज के अलावा कुछ और बोल रहा हूँ, मैं भी तो वोल्टेज ही बोल रहा हूँ ना। बस मैं इस बात को क्लैरिफाई कर रहा हूँ कि वोल्टेज रेटिंग नहीं, क्या? ओवर वोल्टेज। बोलो यार, क्लियर हुई बात? ठीक है, चलिए। तो अब यहाँ पे अपन, क्या ये स्टेटमेंट गलत है? क्या ये स्टेटमेंट गलत है? नहीं, ये तो सही है ही ना, कि जितना ज़्यादा वोल्टेज रेटिंग उतना ज़्यादा इंसुलेशन लेवल, ये सही है। बट यहाँ पे क्या लिखेंगे कि एक लाइन लिखेंगे, इफ वोल्टेज ऑफ लाइन exceeds rated value, then insulation may get damaged. Insulation may get damage. ठीक है, इंसुलेशन में गेट डैमेज। तो वी हैव टू टेक दैट, वी हैव टू टेक दैट, वी हैव टू कंसीडर, कंसीडर ओवर वोल्टेज, we have to take consider over voltage while designing insulation level। आई होप कि अब ये लाइन आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अब देखो इस बात को और अच्छे से समझने के लिए, इस बात को और क्लैरिफिकेशन के साथ समझने के लिए, आप ये समझो कि अगर कोई बोले कि एक इलेक्ट्रिकल मशीन है और एक ट्रांसमिशन लाइन है, आप बताओ इन्वायरमेंट का इफेक्ट किस पे पड़ेगा? इलेक्ट्रिकल मशीन पे या ट्रांसमिशन लाइन पे? इन्वायरमेंट का इफेक्ट किस पे पड़ने वाला है? ट्रांसमिशन लाइन पे। किस पे पड़ने वाला है? ट्रांसमिशन लाइन पे। तो मतलब लाइटनिंग का इफेक्ट किस पे पड़ने वाला है? ऑब्वियस सी बात है, ट्रांसमिशन लाइन पे। तो जब इस पे अगर अपन इंसुलेशन डिजाइन करेंगे, तो क्या इलेक्ट्रिकल मशीन में चांसेज हैं ओवर वोल्टेज के? आंसर इज नो। इलेक्ट्रिकल मशीन में ओवर वोल्टेज के चांसेस नहीं है। तो इसका मतलब जो इंसुलेशन है, इंसुलेशन कौन डिसाइड करेगा? इंसुलेशन डिसाइड्स ऑन द बेसिस ऑफ, जल्दी बोलो, ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ रेटेड वोल्टेज, रेटेड वोल्टेज। बट अगर ट्रांसमिशन लाइन की बात करें, तो ट्रांसमिशन लाइन का जो इंसुलेशन लेवल है, इंसुलेशन लेवल, वो कौन डिसाइड करेगा? वो डिसाइड करेगा ओवर वोल्टेज। आई होप कि अब ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ओवर वोल्टेज मतलब लाइक कि एनवायरनमेंट का इफेक्ट पड़ रहा है ना, तो ओवर वोल्टेज लाइक ज़्यादा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ओवर वोल्टेज, लाइटनिंग की वजह से कुछ भी हो सकता है।
बट यहाँ पे ओवर वोल्टेज वाला होगा नहीं, मतलब तो अच्छा, कौन ज़्यादा होगा, रेटेड वोल्टेज या ओवर वोल्टेज? व्हिच वोल्टेज इज़ हाई? ऑब्वियस सी बात है ओवर वोल्टेज, मतलब पैसे किसमें ज़्यादा लगेंगे? ओवर वोल्टेज। तो अगर हमारे पास ऑप्शन, हमें पता है कि इलेक्ट्रिकल मशीन में लाइटनिंग नहीं होगा, तो क्यों हम ओवर वोल्टेज के लिए पैसा खर्च कर, ओवर वोल्टेज के लायक इंसुलेशन लेवल दे करके पैसा खर्च करना सही है क्या? नहीं ना, ठीक है? तो इलेक्ट्रिकल मशीन में जो इंसुलेशन लेवल होता है कौन डिसाइड करता है? रेटेड वोल्टेज। और ट्रांसमिशन लाइन में जो इंसुलेशन लेवल होता है कौन डिसाइड करता है? ओवर वोल्टेज। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ हुँ, तो लाइटनिंग ओवर वोल्टेज किसकी वजह से होता है? ड्यू टू एनर्जी स्टोर्ड इन क्लाउड्स, चार्ज का स्टोरेज हो जाता है ना, लाइक कि जैसे कोई 2 क्लाउड्स हैं, ठीक है? क्लाउड्स हैं, ये आपस में टकराएँगे, तो ये लाइक कि एक पे पॉजिटिव चार्ज हो जाता है, एक पे नेगेटिव चार्ज हो जाता है। एक पे या फिर टकराएँगे तो लाइक चार्ज क्रिएट होता है। तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज लोअर पार्ट पे बेसिकली क्या हो जाता है? यहाँ पे इकट्ठा हो जाता है। अब ये एक रास्ता ढूँढता है, कहाँ जाने के लिए? अर्थ पे जाने के लिए। अर्थ पे जाने के लिए जब ये रास्ता ढूँढ रहा होता है, तो अगर यहाँ पे ट्रांसमिशन लाइन है, अगर यहाँ पे ट्रांसमिशन लाइन है, तो उस केस में बेसिकली ये क्या करेगा? ट्रांसमिशन लाइन पे ही जाके गिर जाएगा। बोलो हाँ या ना? ठीक है? तो उस केस में बेसिकली ट्रांसमिशन लाइन पे जाके गिर जाएगा। अब वो सडनली वोल्टेज उतना हाई वोल्टेज अपीयर होगा किसके क्रॉस, मतलब तो एक, अब देखो, ये ट्रांसमिशन लाइन पे गिरा, अब इसके थ्रू कंडक्ट होकर के यहाँ पे आगे थोड़ी दूर में क्या लगा होगा? टावर। थोड़ी दूर में क्या लगा होगा? टावर। तो अब वहाँ पे जाएगा, और वहाँ पे जाएगा, तो अब उस टावर में, उस टावर के थ्रू जो इंसुलेटर लगा होगा उसके थ्रू होके कहाँ जाना चाहेगा वो? अर्थ में ना? बोलो हाँ या ना? उसके थ्रू होके कहाँ जाना चाहेगा? वो अर्थ में होके जाना चाहेगा। तो कहने का मतलब इंसुलेशन डैमेज, मतलब वो पूरा का पूरा वोल्टेज अपीयर हुआ कि नहीं इंसुलेशन, उस टावर, उस इंसुलेशन लेवल के क्रॉस? हुआ ना? ठीक है? पूरा का पूरा हुआ। अब तो क्वेश्चन ये दिमाग में आता है कि सर अगर ज़्यादा हो गया, मान लीजिए मैंने वोल्टेज दिया हुआ है और उससे ज़्यादा हो गया, तब एक्चुअली क्या करते हैं ना, यहाँ पे एक ऐसे हॉर्न गैप टाइप का लगा के रखते हैं, हॉर्न गैप, कि अगर ज़रूरत से ज़्यादा लाइटनिंग हुई ना, तो करंट का डिस्चार्ज ऐसे होते हुए नीचे चला जाएगा और हमारा इंसुलेशन सेफ रह जाएगा। ये अपन कहाँ पढ़ेंगे? ओवरहेड इंसुलेटर में। अभी थोड़ा-सा आगे आएँगे अपन बाद में ना, ठीक है? तो अभी उसको यहाँ पे ध्यान नहीं देते हैं। अभी बस बस आप ये समझो, लाइटनिंग ओवर वोल्टेज का मतलब समझ में आ गया? लाइटनिंग की वजह से अब वो कितना ज़्यादा चार्ज स्टोर होगा उतना ज़्यादा वोल्टेज अपीयर होगा। बोलो हाँ या ना? जितना ज़्यादा क्लाउड में चार्ज होगा तो वो तो हम हमसे पूछ के तो आएगा है नहीं। डन। तो ये होता है लाइटनिंग ओवर वोल्टेज, जो कि लाइटनिंग की वजह से होता है। दूसरा, अब इसका कोई रेटिंग तो डिसाइड है ही नहीं ना। दूसरा क्या है? स्विचिंग ओवर वोल्टेज। अब ये क्यों होता है? अब देखो, स्विचिंग ओवर वोल्टेज होता क्यों है? स्विचिंग ओवर वोल्टेज में, जैसे अगर आपको याद हो, हमने फॉल्ट एनालिसिस पढ़ा था और प्रोटेक्शन सिस्टम भी पढ़ा हुआ है। फॉल्ट एनालिसिस और प्रोटेक्शन सिस्टम भी पढ़ा हुआ है। तो अगर आपको याद हो, तो यहाँ पे जब फॉल्ट होता था, यहाँ पे क्या होता था? यहाँ का कैपेसिटर क्या हो जाता था? ओपन करने की कोशिश करता था इसको, ओपन करने की कोशिश करता था, और जैसे ही कैपेसिटर ओपन करता था, लाइक यहाँ पे एक इस तरीके से कैपेसिटेंस बन जाता था। इस तरीके से कैपेसिटेंस बन जाता था। मतलब उस कैप देखो, अब आप ऐसे सोचो ना, कि अगर एक कोई ओपन सर्किट हुआ, ये हाई वोल्टेज, ये लो वोल्टेज, और बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम, तो क्या बनने जाएगा? कैपेसिटर। क्या बन जाएगा? कैपेसिटर। और इंडक्टर का जो नेचर होता है वो कैसा होता है? इंडक्टिव। और एल और सी की वजह से
एल और सी की वजह से, बेसिकली एल और सी की वजह से क्या होता है, एक वोल्टेज, पर्सपेक्टिव वोल्टेज अपीयर होता है, याद है? एक पर्सपेक्टिव वोल्टेज अपीयर होता है, मतलब हाफ एल आई स्क्वायर इक्वल टू हाफ सी बी स्क्वायर एंड भी इज इक्वल टू लाइक कि आई अंडर रूट एल अपॉन सी। ये जो पर्सपेक्टिव वोल्टेज है यहाँ पे अपीयर हो रहा है ना अक्रॉस कैपेसिटर, अब मतलब अक्रॉस ऐसे, ये कैपेसिटर लगा नहीं है, अब ऐसे सोचो ना, एक ओपन टर्मिनल ए है, एक ओपन टर्मिनल ए ग्राउंड है, इसके क्रॉस इतना वोल्टेज अपीयर हुआ। अभी अगर यहाँ पे कोई टावर लगा होगा, ये पूरा का पूरा वोल्टेज उस टावर के क्रॉस अपीयर होगा या नहीं होगा? डजेंट मैटर, सर्किट को क्लोज हो चुका है, बट वो हाई वोल्टेज अपीयर होगा ना। तो अगर वो हाई वोल्टेज उसके क्रॉस अपीयर हो रहा है, मतलब एक हाई वोल्टेज कौन फील कर रहा होगा? इंसुलेशन लेवल। कौन फील कर रहा होगा? इंसुलेशन लेवल। तो सिंपली एक इसके बारे में लिखते हैं, स्विचिंग ओवर वोल्टेज के बारे में लिखो जरा। इट अकर्स ड्यूरिंग स्विचिंग, इट अकर्स ड्यूरिंग स्विचिंग, it occurs during switching instance it occurs during switching instance when circuit breaker is open, circuit breaker is open or closed. In case of fault, it occurs during switching instance when circuit breaker is open or closed, circuit breaker is opened or closed in case of fault। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, दिस अकर्स ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ एल एंड सी, दिस अकर्स ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ एल एंड सी। क्या हम इसे क्या हम इसे अवॉइड कर सकते हैं? क्या इस फॉर्मेशन को अवॉइड कर सकते हैं? क्या हम उस कैपेसिटेंस का बनना रोक सकते हैं? नहीं। क्या हम इंडक्टर का बनना रोक सकते हैं? नहीं। मतलब हम इस स्विचिंग ओवर वोल्टेज को नहीं रोक सकते। तो अगर हम स्विचिंग ओवर वोल्टेज को नहीं रोक सकते, तो लाइक उसकी वजह से जो प्रॉब्लम हो सकती है, उससे हमें बचना। लाइक जैसे होता है ना कि लाइक कि अगर अपन को पता है कि कोरोना की कोई दवा नहीं है, तो दूसरा ऑप्शन क्या है? कोरोना से बचो। समझ रहे हो नहीं? तो उसी तरीके से जब हमें पता है कि स्विचिंग ओवर वोल्टेज, हाँ, ज़्यादा भावुक ना हो। मतलब जब उसी तरीके से, मतलब जैसे स्विचिंग ओवर वोल्टेज है, तो अब हमें पता है कि उस प्रॉब्लम को अपन खत्म नहीं कर सकते, तो लाइक कि अपन उससे सेफ कैसे उससे बच सकते हैं, इन द सेंस कि लाइक कि इस चीज़ को कैसे कम कर सकते हैं। अच्छा, नॉर्मली ये भी याद रखो कि जो स्विचिंग ओवर वोल्टेज होता है ना, मैक्सिमम में 2 वीएम टाइम होता है, ये भी याद रखना। कितना होता है? 2 वीएम। समझ में आ रहा है? जैसे 11 केवी है, 11 केवी क्या है? दिस इज आरएमएस। तो मैक्सिमम क्या होगा? 11 रूट 2। 11 क्या होगा? 11 केवी है, और 11 केवी क्या है? मतलब ये क्या है आपका आरएमएस, ये क्या हो गया? मैक्सिमम। तो अब मैं बोला हूँ 2 वीएम, 2 इंटू 11 इंटू रूट 2, लाइक 22 रूट 2 केबी। दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू दैट कैन बी अचीव्ड बाय द स्विचिंग ओवर वोल्टेज। समझ में आया? सर ये कैसे हुआ? देखो यार, सिंपल देखो, एक सर्किट है, एक सर्किट है, एक सर्किट है, इंडक्टर, कैपेसिटर, और यहाँ पे मान लो कि ये वोल्टेज आपने दिया वीएम, ये वोल्टेज दिया आपने वीएम। मैं बोल रहा हूँ कि जैसे मान लो फॉल्ट आया, तो उस समय एक कैपेसिटर, जब कैपेसिटेंस यहाँ पे बना, बेसिकली था नहीं, बना, फॉर्म हुआ, तो अगर कैपेसिटेंस बन रहा है, तो इसका मतलब पूरा का पूरा वोल्टेज
मतलब ऐसे हवा में बातें हो रही हैं, एक कैपेसिटेंस बन रहा है, तो ये पूरा का पूरा वोल्टेज इसके क्रॉस अपीयर होगा? बोलो हाँ या ना? लाइक एक कैपेसिटर है, तो लाइक आप ऐसे समझो कि चार्ज हो रहा है। एक कैपेसिटर है, चार्ज हो रहा है, दैट वोल्टेज इज़ Vm। एक Vm है और एक सप्लाई वोल्टेज Vm। अब ये है एसी, ये है एसी, लाइक कि एक ऐसी सिचुएशन आएगी जहाँ पे दोनों एक-दूसरे का क्या कर रहे होंगे? सपोर्ट। समझ पा रहे हो? मैं बोल रहा हूँ मैक्सिमम वोल्टेज दैट कैन बी अचीव्ड। अगर एक कैपेसिटर ना बनता तो क्या कोई ऐसा वोल्टेज होता जो यहाँ पे अपीयर हो सकता था? नहीं। क्या कोई ऐसा चार्जिंग एलिमेंट है? नहीं। तो मैं बोल रहा हूँ कि एक अगर जैसे आप ऐसे समझो कि आपको मतलब यहाँ पे ऐसे कि 100 वोल्ट, अब इस कैपेसिटर ने स्टोर करके रखा हुआ है 100 वोल्ट। तो अगर ये दोनों को सपोर्ट करेंगे, व्हाट इज द मैक्सिमम वोल्टेज दैट वी कैन अचीव? बोलो, व्हाट इज द मैक्सिमम वोल्टेज दैट वी कैन अचीव? 200 ना? समझ में आया? इस डेरिवेशन को मैं कराऊंगा कहाँ पे? जब मैं पढ़ाऊंगा पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, वहां पे मैं ना पूरा एक्सप्रेशन के साथ बताने वाला हूँ तुम्हें। अभी फिलहाल इतना समझो कि जस्ट बिकॉज ऑफ कैपेसिटर, अब समझो ना यार कि लाइक जैसे होता है कि लाइक आप आपको किसी ने 100 रुपए दिए, ठीक है? 100 रुपए दिए, अब वो 100 रुपए आपने लेकर के पॉकेट में रख लिए, मान लीजिए आपकी टेंडेंसी है स्टोर करने की, आपने रख लिए। अब नेक्स्ट टाइम जब वो 100 रुपए देगा, उस समय आपके पास कितने पैसे हैं? 200 ना? अगर आपने रखा ही नहीं होता, अगर यहाँ पे कैपेसिटर फॉर्म नहीं हुआ होता, तो क्या वो 200 होने के चांसेस थे? नहीं होने थे। सिंपल लैंग्वेज में समझने की कोशिश करो। समझ में आया? तो वो 200 मैक्सिमम हो सकते हैं, वो 200 मैक्सिमम हो सकते हैं। मतलब मैं नहीं बोला 200 ही होंगे, हो सकता है 50 रुपए खर्च कर दिया हो आपने। दैट इज़ मैक्सिमम पॉसिबिलिटी। हाँ, 200 से ज़्यादा नहीं हो सकता, ठीक है? तो इसलिए जो स्विचिंग ओवर वोल्टेज होता है, मैक्सिमम इतना, क्योंकि हम जब भी प्रोटेक्शन रखेंगे, किसके अकॉर्डिंग रखेंगे? मैक्सिमम वोल्टेज के अकॉर्डिंग ना यार, जो मैक्सिमम खतरा हो सकता है, ठीक है? ठीक है? खैर, नेक्स्ट पॉइंट। अगर वोल्टेज रेटिंग लेस दैन 345 केवी है, वोल्टेज रेटिंग लेस दैन 345 केवी है, तो उस समय जो इंसुलेशन लेवल होता है, इंसुलेशन लेवल वो डिसाइड करता है, डिसाइड्स ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? बेसिस ऑफ लाइटनिंग ओवर वोल्टेज, लाइटनिंग ओवर वोल्टेज। अगर वोल्टेज रेटिंग ग्रेटर देन 345 केवी है, वोल्टेज रेटिंग ग्रेटर देन 345 केवी है, तो उस समय जो इंसुलेशन लेवल होता है, इंसुलेशन लेवल होता है, दैट डिसाइड्स ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? स्विचिंग ओवर वोल्टेज। डन? लिख लिया है? तो लाइक कि अगर सिंपल लैंग्वेज में कोई पूछ रहा है स्पेसिफाई करके कि इंसुलेशन लेवल कौन डिसाइड करता है, व्हाट इज द आंसर? इंसुलेशन लेवल कौन डिसाइड करता है? इंसुलेशन लेवल कौन डिसाइड करता है? देखो, सिंपल देखो, अगर कोई बोले कि इंसुलेशन लेवल कौन डिसाइड करता है, तो पहले आप पूछो कि पूछ किसका रहे हो। तो सपोज अगर उसने बोला कि मशीन का पूछ रहा हूं मैं, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? रेटेड वोल्टेज।
ठीक है? उसने बोला कि ट्रांसमिशन लाइन का पूछ रहे हो। तो अगर उसने बोला कि ट्रांसमिशन लाइन का, ठीक है, ट्रांसमिशन लाइन का क्या बोलोगे आप? ओवर वोल्टेज। उसने बोला नहीं, ट्रांसमिशन लाइन में भी क्या बताओ, एक काम करो, ट्रांसमिशन लाइन में मुझे लेस देन 345 केवी के नीचे का बताओ किसके बिहाफ़ पे करते हैं। तो क्या बोलेंगे? लाइटनिंग ओवर वोल्टेज। अच्छा, ग्रेटर दैन 345 केवी का बताओ, तो ग्रेटर दैन 345 केवी के लिए क्या करते हैं अपन? स्विचिंग ओवर वोल्टेज। आई होप कि अब आपको ये इंसुलेशन और वोल्टेज का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अभी ऑन द बेसिस ऑफ डिस्टेंस नहीं बोल रहा हूँ मैं ना, ठीक है? ऑन द बेसिस ऑफ डिस्टेंस नहीं बोल रहा, ऑन द बेसिस ऑफ वोल्टेज लेवल बात हो रही है। तो सबसे पहले अ, हाई वोल्टेज, हाई वोल्टेज। अभी मैं ट्रांसमिशन वोल्टेज लेवल की बात कर रहा हूँ, तो हाई वोल्टेज। तो हाई वोल्टेज बोलो, हाई वोल्टेज को हाई वोल्टेज कितने वोल्टेज को बोलते हैं? कितने वोल्टेज को हाई वोल्टेज बोलते हैं? 11 केवी और 33 केवी। दूसरा, एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज, एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज किसको बोलते हैं? एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज लिख लेना फुल फॉर्म। एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज लाइक 66 केवी, 132 केवी और 220 केवी। तीसरा, मॉडर्न एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज। ऐसे मत लिखना जो लोग पहली बार स्पेशली पढ़ रहे हो, कि ये नहीं कि ईएचवी एमईएचवी लिख दिया, बाद में समझ में नहीं आ रहा कि ये पता नहीं क्या लिखा हुआ है। ठीक है? तो मॉडर्न एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज कितना होता है? दैट इज 400 केवी। एंड अगर लास्ट में बात करें अल्ट्रा हाई वोल्टेज, वोल्टेज लेवल वाला कहाँ है? हाँ, लिखवा देता हूँ, केबल वाला। ओके। तो ये जो क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांसमिशन लाइन वोल्टेज लेवल, ये जो बातें चल रही है वो किसकी चल रही हैं? ओवर हेड की। ठीक है, किसकी चल रही हैं? ओवर हेड की। अब देखो जरा, अगर यही क्लासिफिकेशन, अगर यही क्लासिफिकेशन, देखो कन्फ्यूजन होती है हमें ना, अगर यही क्लासिफिकेशन हमें बोला जाए अंडरग्राउंड केबल का, ठीक है, तो क्लासिफिकेशन ऑफ, क्लासिफिकेशन ऑफ, मैं कोई कंफ्यूजन नहीं चाहता इसलिए दोनों साथ में लिखवा रहा हूँ। क्लासिफिकेशन ऑफ अंडरग्राउंड केबल ऑन बेसिस ऑफ वोल्टेज लेवल। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ अंडरग्राउंड केबल ऑन वोल्टेज लेवल। जैसे देखो, सबसे पहला पॉइंट क्या है? लो वोल्टेज लिख लेना, मैं बार बार बोल रहा हूँ, मैं एल भी लिख रहा हूँ, आप मत लिखना। लो वोल्टेज केबल, लो वोल्टेज केबल को और क्या बोलते हैं? लो टेंशन केबल। कितना होता है बताओ? कितना होता है? अप टू, बोलो, अप टू 1 केबी ओनली। ठीक है, 1 केबी ओनली। दूसरा, लो वोल्टेज केबल, नेक्स्ट क्या है? हाई वोल्टेज केबल, लाइक की हाई टेंशन। तो ये कब तक, कहाँ तक होता है बताओगे? अप टू
11 केवी। तो देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हाई वोल्टेज 11 केवी 33 केवी, बट यहाँ पे हाई वोल्टेज केबल क्या है, अप टू 11 केवी। अब यहाँ पे 33 केवी नहीं है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे आता है क्या, एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज, यहाँ पे पता है क्या आता है, एनीवन, सुपर टेंशन केबल, सुपर टेंशन केबल, ठीक है। सुपर टेंशन, अच्छा, इसमें किसी को प्रॉब्लम तो नहीं समझ में आ रही ना? लेकिन मैं दोनों साथ में लिखवा रहा हूँ, ये आप रियलाइज़ कर पा रहे हो ना मैं क्यों लिखवा रहा हूँ? क्योंकि ये दोनों एग्ज़ाम में पूछा जाता है, दोनों ही एग्ज़ाम में पूछा जाता है, ठीक है? तो सुपर टेंशन केबल बेसिकली कब तक है? अप टू, बोलो, 33 केवी, अप टू 33 केवी। और एक्स्ट्रा हाई टेंशन केबल, एक्स्ट्रा हाई टेंशन केबल कब तक है? अप टू 66 केवी। एंड एकदम लास्ट क्या है आपका, एक्स्ट्रा सुपर वोल्टेज केबल, एक्स्ट्रा सुपर वोल्टेज केबल, ये बेसिकली कहाँ तक है, अप टू 132 केवी। तो दोनों ही ऑन द बेसिस ऑफ वोल्टेज लेवल ही है, दोनों ऑन द बेसिस ऑफ वोल्टेज लेवल ही है, बट डिफरेंस क्या है, डिफरेंस क्या है कि एक में वोल्टेज लेवल की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, ओवरहेड में मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, ओवरहेड में मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, 765 केवी। और अगर अंडरग्राउंड केबल की बात करें तो मैक्सिमम वोल्टेज कितना हो सकता है, 132 भी बहुत रेयर है। मैक्सिमम पता है कितना ले जाते हैं अपन, 66 केवी तक। मैक्सिमम कितना ले जाते हैं अपन, 66 केवी तक, ठीक है। अच्छा, किसी सर एक क्यों, भेदभाव क्यों चल रहा, लाइक हाई वोल्टेज पे, हाई वोल्टेज पे अंडरग्राउंड से हाई वोल्टेज ले जाने में दिक्कत क्या है? तो एक्चुअली क्या होता है ना, केबल में ना कैपेसिटेंस बनता है, केबल में क्या होता है, कैपेसिटेंस बनता है। और वो जो कैपेसिटेंस है दैट इज वेरी सेंसिटिव टू चार्जिंग करंट, लाइक चार्जिंग करंट जितना ज़्यादा होगा, और जो चार्जिंग करंट होता है ना दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज। तो चार्जिंग करंट जितना ज़्यादा होगा, इंसुलेशन के डैमेज होने के चांसेस उतना ज़्यादा है। इसलिए हम बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज पे केबल को यूज नहीं कर सकते, समझ में आया? खैर बात करेंगे। एक क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांसमिशन वोल्टेज लेवल एंड क्लास, उम्मीद करता हूँ कि कोई इतनी बड़ी गलती नहीं कर रहा होगा कि लाइक कि सिर्फ लेक्चर देख रहा होगा। मतलब ये कहते हैं ना मिस्टेक, एक होता है ब्लंडर मिस्टेक। तो अगर आप ऐसा कर रहे हो तो आप ब्लंडर मिस्टेक कर रहे हो। पार्लर में लिखना कंपल्सरी है। तो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है आपका, 11 केबी, जो कि क्या होता है, थ्री फेज एंड थ्री वायर की बात कर रहे हैं, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। अब सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन में बात करें तो या तो हो जाएगा 415 केबी या 415 सॉरी वोल्ट, या फिर ये जो 415 वोल्ट है ये क्या होता है, थ्री फेज फोर वायर के लिए। और ये 415 वोल्ट क्या है, दिस इज लाइन टू लाइन, ठीक है, दिस इज लाइन टू लाइन। और ये बेसिकली क्या है, लाइन टू फेज, ताकि 415 डिवाइड बाई रूट थ्री कितना आएगा, देखो जरा, 415 डिवाइड बाई रूट थ्री कितना आएगा, लाइन टू फेज, ये क्या है, सिंगल फेज टू वायर,
1/√3 की वैल्यू कितनी होती है? 0.57, तो लाइक कि 200, हाँ, मतलब 239, ठीक है, मतलब 220 के आसपास, वही समझ लो आप ना। तो अप्रॉक्सिमेटली 220 वोल्ट, ठीक है? अप्रॉक्सिमेटली 220 वोल्ट, और 220 वोल्ट आप ऐसे समझ, दैट इज़ 3 फेज 4 वायर के लिए 415, और लाइन टू फेज के लिए सिंगल फेज 2 वायर। ठीक है? एडवांटेज, डिसएडवांटेज। तो देखो, पहली बात तो ये समझो कि ट्रांसमिशन लाइन है, ट्रांसमिशन लाइन में जो लॉस होता है दैट इज़ आई स्क्वायर आर, सपोज़ कॉपर लॉस आई स्क्वायर आर। तो अगर मुझे अगर मुझे लॉस को इंक्रीज़ करना है, तो रेडियस को रेजिस्टेंस को तो डिक्रीज़ कर नहीं सकता, तो मेरे पास दूसरा ऑप्शन क्या है? बोलो, दूसरा ऑप्शन क्या है मेरे पास? करंट की वैल्यू को क्या करूँ मैं? करंट की वैल्यू क्या करूँ मैं? डिक्रीज़। करंट की वैल्यू क्या करूँ? डिक्रीज़। लाइक कि जो पावर है दैट इज़ व्हाट? V इंटू आई। अगर करंट की वैल्यू डिक्रीज़ करोगे, पावर कांस्टेंट रखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? वोल्टेज की वैल्यू इंक्रीज़ करना पड़ेगा। वोल्टेज की वैल्यू इंक्रीज़ करना पड़ेगा। अब अगर वोल्टेज की वैल्यू इंक्रीज़ करेंगे, तब करंट की वैल्यू कम होगी, करंट की वैल्यू कम होगी तो लाइक कि पावर लॉस कम होगा। तो अब उस वोल्टेज को इंक्रीज़ करने के लिए अपन क्या यूज़ करते हैं? स्टेप अप ट्रांसफार्मर। कहाँ पे? एट सेंडिंग एंड और रिसीविंग एंड। एट सेंडिंग एंड और रिसीविंग एंड। एट सेंडिंग एंड, ठीक है? एट सेंडिंग एंड अपन क्या यूज़ करेंगे? स्टेप अप ट्रांसफार्मर, ताकि वोल्टेज ज़्यादा रख पाएँ और पूरे ट्रांसमिशन लाइन के ड्यूरेशन में हमारा जो लॉस हो, वो क्या हो जाए? रिलेटिवली कम हो जाए, ठीक है? खैर, तो यहाँ पे इस बात को अपन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें पता है कि 3 फेज की बात कर रहे हैं, तो यस इज इक्वल टू √3 VL इंटू आई एल। यस इज इक्वल टू √3 VL इंटू आई एल। उसके बाद अगर मैं बात करूं आई एल इज इक्वल टू, तो क्या होता है? यस अपॉन √3 VL। यस अपॉन √3 VL। यस अपॉन √3 VL। तो अगर वोल्टेज की वैल्यू ज़्यादा हुई, अगर वोल्टेज की वैल्यू ज़्यादा हुई, तो उस केस में करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी? कम। करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी? कम। और करंट की वैल्यू अगर कम, लाइक कि जो आई स्क्वायर आर लॉस है, आई स्क्वायर लॉस आई स्क्वायर आर लॉस है, वो भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। वो भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और एफिशिएंसी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। तो अगर आपसे कोई पूछे एफिशिएंसी ट्रांसमिशन लाइन की ज़्यादा कब आएगी, हाई वोल्टेज पे या लो वोल्टेज पे, देन व्हाट इज द आंसर? ऑब्वियस सी बात है, हाई वोल्टेज पे। ठीक है, क्या आपका? हाई वोल्टेज पे। ओके, दूसरा पॉइंट, इसके बाद अगर बात करें, एक तो चलो ए वाला पॉइंट हो गया। दूसरा, अ, अगर करंट की वैल्यू हमें पता है कि जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? करंट। करंट। तो इसका मतलब, और अगर करंट की वैल्यू कम है, अगर करंट की वैल्यू कम है, कहीं ना कहीं क्रॉस सेक्शनल एरिया भी क्या हो जाएगा? कम ना। क्रॉस सेक्शनल एरिया भी क्या हो जाएगा? कम ना। डन। अगर करंट की वैल्यू कम है तो क्रॉस सेक्शनल एरिया कम हो जाएगा, और अगर एरिया कम होगा तो वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा? वॉल्यूम इज इक्वल टू व्हाट?
वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया इंटू लेंथ। तो अगर एरिया कम तो कहीं ना कहीं वॉल्यूम कम, और वॉल्यूम कम तो कहीं ना कहीं वेट कम, लेकिन मटेरियल की रिक्वायरमेंट क्या होगी, कम ना। बोलो हाँ या ना। जो कंडक्टर के मटेरियल की रिक्वायरमेंट है वो रिलेटिवली क्या हो जाएगी, कम। दिस इज द सेकेंड एडवांटेज। समझ पा रहे हो यार। अब उसके अलावा अगर एक होता है, अभी याद कर लो, पावर ट्रांसफर कैपेबिलिटी, P इक्वल टू ई भी अपॉन एक्स इंटू साइन डेल्टा। तो अगर ये वोल्टेज इंक्रीज कर रहे हैं तो पावर ट्रांसफर कैपेबिलिटी भी क्या होगी, इंक्रीज। बोलो हाँ या ना। पावर ट्रांसफर कैपेबिलिटी भी क्या होगी, इंक्रीज। किसके साथ, हाई वोल्टेज के साथ। किसके साथ, हाई वोल्टेज के साथ। तो दीज आर सम एडवांटेज, these are some advantage of what, बोलो, हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन और हाई वोल्टेज। ठीक है। अब दूसरे इस पे आ जाओ, डिसएडवांटेज की बात करते हैं। चलो बताओ डिसएडवांटेज, तुम भी बता सकते हो। पावर ट्रांसफर कैपेबिलिटी यार, मैक्सिमम पावर मतलब पावर ट्रांसफर कैपेबिलिटी, पावर ट्रांसफर कैपेबिलिटी। चलिए इधर आ जाते हैं। डिसएडवांटेज ऑफ हाई ट्रांसमिशन, हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन। लाइक पहला क्या है, अगर वोल्टेज ज़्यादा है तो इंसुलेशन लेवल क्या रखना पड़ेगा, हाई। बोलो हाँ या ना। हाई इंसुलेशन लेवल। ठीक है। और कहीं ना कहीं अगर वोल्टेज ज़्यादा है, कोई कहीं ना कहीं अगर वोल्टेज ज़्यादा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है वोल्टेज पर यूनिट लेंथ। तो अगर वोल्टेज ज़्यादा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज़्यादा होगा। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज़्यादा है तो आपको क्या होगा, बोलो। जो कोरोना लॉस है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इसका मतलब अगर हाई वोल्टेज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज़्यादा, और उसकी वजह से कोरोना लॉस भी क्या होगा, ज़्यादा। ठीक है। अच्छा, अभी थोड़ी देर पहले बात हमने करी थी आई लीकेज। आई लीकेज क्या था, वी फेज अपॉन वी फेज अपॉन आर इंसुलेटर। तो आप बताओ, अगर भी फेज की वैल्यू बढ़ा रहे हो आप, लेवल वोल्टेज का लेवल बढ़ा रहे हो तो लीकेज करंट बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, तो लीकेज करंट भी क्या होगा, ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है। और उसके बाद अगर हाई वोल्टेज पे बात करेंगे तो क्या होता है, रेडियो इंटरफेरेंस भी ज़्यादा होता है। क्या होता है, बात करेंगे। और उसके अलावा अगर आप वोल्टेज ज़्यादा रखते हो, अगर आप वोल्टेज ज़्यादा रखते हो तो उस हाई वोल्टेज की वजह से और उस अर्थ की वजह से, इस हाई वोल्टेज कंडक्टर की वजह से, और उस हाई वोल्टेज कंडक्टर और अर्थ के बीच में बेसिकली एक इंडिविजुअल क्या फॉर्म होगा, कैपेसिटर। क्या फॉर्म होगा, एक कैपेसिटर। और इस कैपेसिटेंस की फॉर्मूला क्या होगा, एप्सिलॉन ए बाई डी। एंड व्हाट इज डी, डी इज द डिस्टेंस बिटवीन कंडक्टर एंड अर्थ। तो आप कैपेसिटेंस की वैल्यू हाई रखना चाहोगे या लो रखना चाहोगे, जल्दी बोलो, हाई या लो। जो फॉर्म्ड कैपेसिटर है उसकी वैल्यू लो रखना चाहोगे तो इसका मतलब डिस्टेंस को क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा। डिस्टेंस को क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा। लाइक कि इसका मतलब क्या है कि डिस्टेंस को इंक्रीज कब करना पड़ेगा, जब वोल्टेज ज़्यादा होगा। बोलो हाँ या ना। तो इसका मतलब क्या हो गया, कहीं ना कहीं देखा जाए
तो कैपेसिटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज, या फिर कैपेसिटेंस का इफेक्ट ज़्यादा आ जाएगा वोल्टेज पे। तो अ, इस केस में, या फिर ऐसे समझो, चलो ऐसे छोड़ो, एक फॉर्मूला याद रखो कि डाइलेक्ट्रिक लॉस क्या होता है, वी स्क्वायर ओमेगा सी टैन डेल्टा, वी स्क्वायर ओमेगा सी टैन डेल्टा। और उस केस में जो डाइलेक्ट्रिक लॉस है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज का स्क्वायर। तो इस ऐसे सिचुएशन में हमारा बेसिकली क्या होगा, लॉस बहुत ज़्यादा होने वाला है। हाँ, ऑब्वियस सी बात है, चार्जिंग करंट ज़्यादा होगा। आई सी इक्वल टू क्या होता है, वी अपॉन एक्स सी एंड वी इंटू ओमेगा सी। वोल्टेज ज़्यादा तो कहीं ना कहीं चार्जिंग करंट ज़्यादा। ठीक है, तो कहने का मतलब वोल्टेज ज़्यादा होने की वजह से चार्जिंग करंट भी ज़्यादा होगा, डाइलेक्ट्रिक लॉस भी ज़्यादा होगा। और इस कैपेसिटेंस इफेक्ट को ख़त्म करने के लिए हमें जो कंडक्टर यूज़ करना होगा ना, वो भी क्या करना पड़ेगा, काफ़ी ऊपर ले जाना पड़ेगा। समझ में आ रहा है यार कुछ? इस कैपेसिटेंस जो कैपेसिटर फॉर्म हो रहा है ना, उसको लाइक कि काफ़ी ऊपर ले जाना पड़ेगा। लाइक कि देखा होगा ना, लाइक कि आपके आस-पास जो ट्रांसमिशन लेवल होता है डिस्ट्रीब्यूशन वाला, वो काफ़ी नीचे होता है। बट अगर हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन की बात करोगे, वो काफ़ी इंक्रीज़, वो काफ़ी क्या होगा, ऊपर से जा रहा होता है। तो अर्थ से जितना ज़्यादा वोल्टेज ले जाएँगे, उतना ज़्यादा क्या करना पड़ेगा, अर्थ से उसका जो सेपरेशन है, वो क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज़ ना। बोलो हाँ या ना? समझ में आया नहीं सबको? तो दीज़ आर व्हाट? ड्रॉबैक ऑफ हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन। बट इतने सारे ड्रॉबैक्स तो ज़रूर हैं। अब ये सारे क्या किए जा सकते हैं? हैंडल किए जा सकते हैं। बट एक बात बताओ, अगर सारा पावर लॉस में ही चला गया, अगर सारा पावर लॉस में ही चला गया, तो क्या आप उसे अगेन अचीव कर सकते हो क्या? मतलब बाकी के ट्रीटमेंट करे जा सकते हैं। ये जो डिसएडवांटेज है ना, इनका ट्रीटमेंट कर लेंगे अपन। बट ये जो पावर ही नहीं बचेगा, तो अपन पहुँचाएँगे क्या? इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसे अगर आप नंबर्स काउंट करेंगे कि ज़्यादा एडवांटेज है डिसएडवांटेज, तो ज़्यादा डिसएडवांटेज है। ज़्यादा क्या है? डिसएडवांटेज। बट साथ में ये भी तो देख सकते हैं ना, लाइक कि क्या हो जाएगा, इनको हटाया जा सकता है, इनको रिमूव किया जा सकता है। बट इससे जो ड्रॉबैक होगा, उसको अपन रिमूव नहीं कर सकते। मतलब अपन ट्रांसमिशन किस वोल्टेज पे करेंगे? हाई वोल्टेज पे करेंगे। क्या ये बात हमें क्लियर है? अच्छा, कोई ऐसा स्टिल समझ में, कोई ऐसा तो नहीं है जिसको नहीं समझ, देखो फिर से सुन लो यार। सी इक्वल टू क्या होता है, एप्सिलॉन ए बाई डी। अगर सी की वैल्यू घटानी है तो डी बढ़ाना पड़ेगा। तो लाइक कि अगर आप जैसे आप ये समझो, एक कंडक्टर है और ये अर्थ है। तो अगर आप ये समझो कि अगर ये 11 के बी है, अगर ये 11 के बी है, अगर मैंने बोला 66 के बी, तो इस वायर को, इस कंडक्टर को, इस कंडक्टर का जो डिस्टेंस है ना, दैट इज डी। इसको क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा। मतलब एक क्या बोलते हैं उसको, क्लियरेंस बोलते हैं। जैसे नो, क्लियरेंस फ्रॉम द ग्राउंड। तो क्लियरेंस ग्राउंड से जो होती है, वो किस पे डिपेंड करता है, डिपेंड करता है कि आप कितना वोल्टेज ट्रांसमिट कर रहे हो। समझ में आ गई बात? कितना करंट फ्लो रहा है उस पे नहीं डिपेंड कर रहा है, कितना वोल्टेज ट्रांसमिट कर रहे हो। डन। क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, जो क्लियरेंस होती है, हालांकि क्वेश्चन ये भी पूछता है कि कितना कितना क्लियरेंस होता है। तो डाटा बेस्ड क्वेश्चन है, याद तो नहीं है, मुझे भी देखना पड़ेगा। लिख लिखते चलो लिखते चलो यार। इसको बोलते हैं ग्राउंड क्लियरेंस, एक होता है स्पैन। ये जो लोवेस्ट पॉइंट होता है ना, लोवेस्ट पॉइंट, वहां से
ये डायग्राम बना लेना ना, आप बना लोगे? ये डायग्राम बनाओ। एक स्पैन, लोवेस्ट कंडक्टर, इसको बोलते हैं सैग। सैग और टेंशन के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे अपन। सैग और टेंशन के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल इस लोवेस्ट पॉइंट से जो ग्राउंड का डिस्टेंस है दैट इज नोन एज ग्राउंड क्लियरेंस। ठीक है, मतलब आप, मैं ये बोल रहा हूँ कि आप इसको मत समझना कि ग्राउंड क्लियरेंस है। किसको? इस वाले पॉइंट को, यहां से यहां तक। समझ पा रहे हो नहीं? मैं ये बोल रहा हूँ ना, मैं बोल रहा हूँ कि आप इसको मत समझना कि ग्राउंड क्लियरेंस है। इसको नहीं, ये वाला ग्राउंड क्लियरेंस है जो लोवेस्ट पॉइंट है। ठीक है, और ये जो लोवेस्ट पॉइंट से यहाँ तक का डिस्टेंस है इसको क्या बोलते हैं? सैग। इसी को क्या बोलते हैं? सैग। और इस लेंथ को क्या बोलते हैं? स्पैन। इसको बोलते हैं स्पैन। तो इसकी डिस्टेंस की बात चल रही ना। चलो अब आ जाओ, क्या है सबसे पहले कि अगर एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज लाइन है तो उसकी क्लियरेंस ग्राउंड से 5.2 मीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ये वाली लाइन पूरी लिखोगे? ये वाली पूरी लाइन लिखो। फॉर एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज लाइन्स द क्लियरेंस above ground shall not be less than 5.2 meters। ठीक है, 5.2 मीटर्स पहला पॉइंट, बस यहां तक लिखना है तुमने। 5.2 मीटर्स। ठीक है, पहले यहां तक लिखो। फॉर एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज लाइन्स क्लियरेंस अबव ग्राउंड शुड नॉट बी लेस देन 5.2 मीटर्स। अब नेक्स्ट पॉइंट, अब उसके ऊपर, अच्छा, अब जैसे एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज था कितना, पहले तो यही बताओ तुम। एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज कितना था? दैट इज, बोलो, 66 केवी। 66 केवी से स्टार्ट होता है। कितना से? 66 केवी से स्टार्ट होता है। अब 60, मतलब क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि 66 केवी के लिए जो वोल्टेज है और जो लेंथ है दैट शुड बी 5.2 मीटर्स। लिख सकते हैं अपन? जल्दी बोलो। 66 केवी के लिए 5.2 मीटर्स। डन। चलिए, पहला पॉइंट। अब इसके आगे, अब जैसे 66 के बाद कितना आ रहा है? 132। 66 के बाद कितना आ रहा है? 132। लाइक कि अगर मैं 66 में 33 केवी ऐड करूं तो कितनी बार ऐड करना पड़ेगा? 33 केवी ऐड करूं तो कितनी बार करना पड़ेगा? अगर 132 तक पहुंचना है तो 2 टाइम्स। तो 2 इंटू 0.3 दैट इज वॉट? 0.6। मतलब समझ पा रहे हो कि नहीं यार? मतलब हर उसके आगे जितना भी 33 केवी है उसके लिए 0.3 क्या करते जाओ? ऐड करते जाओ। डन। जैसे एक फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आप 66 केबी का याद कर लो। याद हो गया कितना? 5.2 मीटर। अब जैसे आपको याद है कि 400 केबी के लिए कितना आता है? 8 मीटर के आसपास। चलो देख लेते हैं आता है नहीं आता है। तो 404 केबी, 400 केबी माइनस, माइनस कितना? 66, लाइक कि कितना आ गया? 334। और 334 डिवाइड बाई 33 कितना आ गया? 10। और 10 गुड़े 0.3 दैट इज 3। तो 5.2 प्लस 3 दैट इज 8 मीटर। समझ में आया क्या वो कर रहा मैंने? मैं जस्ट इसलिए मैं एक कैलकुलेशन बोल रहा हूँ ताकि हमें रटना ना पड़े ना, ताकि हमें रटना ना पड़े। मतलब हमें सिर्फ एक वैल्यू याद रखनी है, दैट इज व्हाट? जल्दी बोलो, दैट इज व्हाट? कि 66 केबी के लिए, नहीं 66 केबी के लिए कितना होता है? 5.2। 66 केबी के लिए 5.2। उसके आगे जितना भी वोल्टेज बढ़ाएंगे, लाइक 33 केबी, अगर 33 केबी ज़्यादा है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि व्हाट शुड बी द क्लियरेंस फॉर 99 केबी। बताओ, व्हाट शुड, मान लो अगर ऐसा होता तो 99 केबी के लिए कितना होना चाहिए था?
बोलो यार, 99 केबी के लिए कितना होना चाहिए? तो 5.5, 5.5, ठीक है। अच्छा, एक बात और, देखिए ये तो नॉर्मल जगह के लिए है, अगर कोई स्ट्रीट है मतलब ऐसी जगह जहाँ पे कंजस्टेड है, तो वहाँ पे 5.2 को 5.2 की जगह क्या लिखोगे? 6.1 मीटर। 5.2 की जगह क्या लिखना है हमने? 6.1 मीटर। डन यार, समझ में आया नहीं? तो इस तरीके से आप किसी का भी निकाल सकते हो ना, किसी का भी निकाल सकते हो। देखो, जैसे अब यहाँ पे पूछा 367, अच्छा 33 केबी के लिए 5.2 हाई वोल्टेज, एक मिनट, एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज, अरे यार, इसमें एक छोटा-सा करेक्शन कर लो यार। 66 केबी के लिए नहीं, 33 केबी, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। 33 केबी के लिए मान लो ना, क्योंकि आप ऐसे सोचो कि ट्रांसमिशन लाइन का अगर 33 केबी से कम है तो किस में आ जाएगा वो? डिस्ट्रीब्यूशन में आ जाएगा। समझ रहे हो? अगर 33 केबी से कम है तो किस में आ जाएगा वो? डिस्ट्रीब्यूशन में आ जाएगा। तो ट्रांसमिशन का जो सबसे बेसिक लेवल है वो क्या है? ट्रांसमिशन का जो सबसे बेसिक लेवल है वो क्या है? बोलो यार। ट्रांसमिशन का जो सबसे बेसिक लेवल है क्या है? 33 केबी। समझो ज़रा, समझो ज़रा, थोड़ा-सा करेक्शन है। मैं बोल रहा हूँ ट्रांसमिशन का जो सबसे बेसिक लेवल है दैट इज़ 33 केबी। अब इसके बाद अगर 33 केबी है तो इसके लिए आपको डिस्टेंस क्या, क्लीयरेंस क्या याद रखनी है? 5.2 फॉर नॉर्मल प्लेस, और फॉर स्ट्रीट कितना है ये? 6.1 मीटर। डन। अब जैसे 66 केबी, अब बताओ इसका, जल्दी बोलो। 66 केबी, जल्दी बोलो। 5.5, 5.5, और 6.1 के लिए लाइक कि आप इसमें 0.3 ऐड कर दो तो 6.4। खैर स्ट्रीट अब इतना वो तो आएगा नहीं, तो स्ट्रीट क्या, तो बस ये 2 का याद रखो। अब यहाँ पे आ गया 132 केबी, जल्दी बोलो। 132 केबी, बोलो यार। 132 केबी, कैसे करेंगे? देख लो एक बार, फिर से देख लो। क्या? 132, 132 माइनस, माइनस, डिवाइड बाई 33, सपोज डिवाइड बाई 33 एंड डिवाइड बाई 33, कितना आएगा ये? कितना आएगा? 5.2, मतलब जितना आएगा उसे 5.2 पे ऐड करना है। देखो कितना आएगा ये, लाइक कि लगभग 99 डिवाइड बाई 33 कितना आ गया? 3, 3, तो 5.2 प्लस 3 इंटू 0.3 कितना आ गया ये? 5.2 प्लस 9 लाइक 6.1। समझ में आया क्या? किसी को ये कैलकुलेशन आसान टफ लग रहा है? कोई बात नहीं यार, मत याद करो ये कैलकुलेशन। अगर किसी को लग रहा है कि सर ये टफ है, नहीं समझ में आ रहा है, तो सिंपली क्या करो आप, एक-एक करके बढ़ाते जाओ। 33 के लिए 5.2, 66 के लिए 5.5, 99 के लिए 5.8, उसके बाद 132 के लिए 6.1। समझ में आ रहा है? क्लियर हुआ कि नहीं क्या बोलना चाह रहे हैं? ठीक है? तो ऐसे अगर आपके पास टाइम है तो लाइक जाते रहो जब तक 400 तक नहीं पहुँच सकते। बट अगर आपके पास टाइम नहीं है और आप चाहते हो कि नहीं सर कैलकुलेशन वाला बता दो, तो सिंपली क्या करना है देखो, सिंपली क्या करना है देखो, चलो मान लो 220 के लिए निकालना है, ठीक है? हमें इतना पता है कि 33 केबी के लिए कितना है ये? 5.2। डन। अब मान लीजिए 220 के लिए पूछा है इन्होंने, तो 220 माइनस 33 केबी, 220 माइनस 33 केबी। अब 200, अब जितना भी आएगा उसको डिवाइड कर दो 33 केबी से, ठीक है? अब ये समझो ज़रा, मतलब
220 माइनस 33। अब मान लीजिए यहाँ से आ गया यक्स, मान लीजिए यहाँ से आ गया यक्स। अब क्या करना है हमने, अब क्या करना है हमने, इस एक्स को क्या करना है, 5.2 प्लस 3 इंटू एक्स दैट इज द आंसर। समझ में आया क्या? 5.2 प्लस 3 इंटू एक्स दैट इज द आंसर। क्लियर हुआ? जैसे देखो कितना आएगा ये, कितना आएगा ये, 220 290 लाइक 287 डिवाइड बाई 33। तो 3, देखना जरा कितना, सॉरी 187 ना, 187, 187 कितना आ रहा है यार, 5.66 यही आ रहा है। चलिए तो हाँ ठीक है, तो 5.2 प्लस, अच्छा सॉरी 3 नहीं यार, 0.3 इंटू, अब यहाँ पे 0.3 इंटू 5.66 कितना हो गया ये, 5.2 प्लस कितना हो जाएगा, देखिए 6 मान लो यार, 6 इंटू 1.6 इंटू 0.3, 6 इंटू 0.3 कितना हो गया, 1.8, 1.8 एंड 5.2 कितना हो गया, 7 के आसपास, यही बता रहे थे यार। तो हमें सिर्फ एक याद रखना है क्या, ट्रांसमिशन लाइन के लिए सिर्फ एक याद रखना है क्या, 33 केबी के लिए कितना, 33 केबी के लिए कितना,